इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद से कांग्रेस के तरफ से और खासतौर से इंडिया के नेताओं की तरफ से भाजपा सरकार पर हमले और तेज कर दिए गए हैं। राहुल गांधी अपने भाषणों में सीधे सीधे हमले प्रधानमंत्री जी पर कर रहे हैं और हमने अपनी भूमिका में प्रधानमंत्री जी कह करके जो आदर व्यक्त किया, उनके भाषणों में इस तरह का कोई आदर भाव नहीं दिखता है। सीधे सीधे आप भाषण सुनिए उनका, तो सीधे सीधे वो किस तरह से प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी जी पर किस तरह से सीधे सीधे हमले कर रहे हैं। और मुंबई की तीसरी बैठक के बाद जो स्थितियां निकल करके सामने आई हैं, खासतौर से जो जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि गठबंधन दलों के नेताओं में आपस में मतभेद है, उन नेताओं ने खुद मंच पर आकर के कहा कि हमारी छोटी सी बात को बड़ी करके प्रचारित किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी तो निशाने पर रही, गठबंधन दलों के निशाने पर मीडिया भी रही। और ये साफ तौर पे कहा गया, तो से नीतीश जी ने ये बात साफ तौर से कही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मीडिया को पूरी तरह से आज़ाद करेंगे, कोई प्रतिबंध नहीं होगा और पूरी तरह से आज़ादी दी जाएगी। तो आज बिग बुलेटिन में हम इसी तरह के बयानों पर चर्चा करेंगे। खासतौर से इस गठबंधन का नाम जब से इंडिया रखा गया, तब से इंडिया शब्द को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, तरह तरह की संज्ञाएं ढूंढी जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो पर्यायवाची है, इंडिया का जो तालमेल है, वो इस तरह के संगठनों से है। प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही भाषण में ईस्ट इंडिया कंपनी और सारी चीज़ों से इंडिया को जोड़ा। आज संघ प्रमुख का बयान आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि अपने देश को अब हम इंडिया कहना बंद करें और भारत कहना शुरू करें। इंडिया शब्द कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और इससे पहले कल जब गठबंधन की बैठक समाप्त हो गई, उसके बाद में नागपुर में एक बड़ी रैली को राहुल गांधी ने संबोधित किया और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई तरह से नकल करते हुए कई बातें कही और उन्होंने कहा कि जो उस समय की सुपर पावर था इंग्लैंड, उन्होंने कहा भी कि जिस तरह से इस समय अमेरिका सुपर पावर है, उसी तरह उस समय इंग्लैंड सुपर पावर थी और इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकी, बल्कि कांग्रेस ने इंग्लैंड को भारत से बाहर कर दिया। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनके दोस्त अडानी मिल करके कांग्रेस को समाप्त करना चाहते हैं। या ये भी कहा कि अडानी जी आपके फैसले से कांग्रेस को खत्म करने की योजना है, कांग्रेस को मिटाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने बहुत सीधा सीधा हमला प्रधानमंत्री जी पर और अडानी पर बोला, जिस तरह से वो बोल रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, और जिसके चक्कर में उनकी संसद सदस्यता भी सस्पेंड रही, लेकिन वो हमला वो बराबर जारी रखे हुए हैं। कल का भाषण उनका कि जो इंग्लैंड उस समय की जो सुपर पावर थी, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर सकी, तो अब नरेंद्र मोदी जी क्या चीज़ हैं उसके आगे। नरेंद्र मोदी और उनके मित्र अडानी मिलकर के कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों बयान जो हैं, संघ प्रमुख का बयान और राहुल गांधी का बयान, ये लगभग एक ही संदर्भ से जुड़ते हैं, जो गठबंधन की जिस तरह से आगे की योजनाएं हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो नई नई चीज़ें ला करके गठबंधन की रणनीति को फेल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी सिलसिले में ये दोनों बयान हैं। कल हम लोगों ने चर्चा भी की कि गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि हम
लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। तो आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्वेता जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी और वरुण त्रिपाठी हैं। ये पैनल है आज का, और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बयानों की राजनीति है, और एक बड़ी चुनौती राहुल गांधी ने, विवेक जी, छोड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए कि जो उस समय अंग्रेज जो काम नहीं कर पाए, अंग्रेजों को भारत से कांग्रेस में भगा दिया, तो मोदी जी क्या चीज़ हैं कि वो देश को कांग्रेस मुक्त कर पाएंगे। और इतना बड़ा आह्वान कि इतने हम लोग अमृत काल मना लिए, अमृत वर्ष मना लिए आज़ादी का, और उसके बाद में अभी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इंडिया शब्द खत्म करके केवल भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने वास्तव में प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। जो उन्होंने ये कहा, जिस तरह से कोट किया नागपुर की रैली में, और नागपुर की रैली भी बहुत बड़ी रैली एक वहाँ थी। अब तक की रैलियों में सबसे बड़ी रैली नागपुर की रैली थी। ये भी एक बड़े उसकी बात है कि नागपुर में रैली उन्होंने जो ही इतनी सफल रैली हुई। और लेकिन जो उन्होंने वहाँ पे कहा, जिस तरीके से बात कही कि जो उस समय की सुपर पावर थी वो कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाई भारत को, तो ये नरेंद्र मोदी जी कैसे कर पाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है वास्तव में ये। और शेखर साहब, थोड़ा कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस को मुक्त करने का मतलब है कि देश को आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। कांग्रेस तो एक विचारधारा है, कांग्रेस वो पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव पे चलती है, और ये देश तो संविधान से चलेगा, सर्वधर्म समभाव से चलेगा, जो हमारी सनातनी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है। और गांधी के विचार जो आज पूरी दुनिया में इतने प्रासंगिक हैं, तो कांग्रेस उसी गांधी विचारों से चल रही है। अगर आप गांधी विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उससे आप सहमत नहीं हैं, तो आपकी ये समस्या आपकी है, आप उसको अपने राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी गांधी के विचार को जिस तरह खत्म करना पूरी दुनिया से नामुमकिन है, उसी तरीके से कांग्रेस को भारत मुक्त करना भी बहुत बड़ी एक नामुमकिन है। और वास्तव में प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे नेता ने पेश करी है। और उसकी पीछे वजह आप देखिए, कांग्रेस का सर्वधर्म समभाव, सबको साथ लेने की बात, ये एक कांग्रेस की परंपरा रही है। आप 1857 में देखिए कि उस समय भी कुछ लोगों ने वो किया था, आंदोलन सीरियस फेल हो गया था, लेकिन कभी भी कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा कि ये गद्दार हैं ये। उसी तरीके से आप देखिए, जिन जिन लोगों ने 53 वर्ष झंडा नहीं फहराया, कांग्रेस ने कभी उनको गद्दार नहीं कहा, कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा। लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद देश को आजादी मिली, उसको भी जिन्होंने नकली बताया, उनको भी कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि ये देश के दुश्मन हैं या राष्ट्रद्रोही हैं। ये आप बहुत दूर, अब जहां दूर मत जाइए, जब कांग्रेस को बहुमत मिला था राजीव जी के जमाने में, 401 सीटें मिली थी और भाजपा की 2 सीटें थी, तब भी कांग्रेस ने इस तरह के बड़बोलेपन की बात नहीं करी थी। ना बात में भाजपा की 2 सीटों को मुद्दा बनाया था कि जनता ने इनको नकार दिया है, ये कर दिया, जिस तरीके से भाजपा वाले कहते हैं ये, तो ये कभी मुद्दा नहीं बनाया कांग्रेस ने। ये 2 सीटों पे है तो इसके माने ये देशद्रोही हो गए और जनता ने इनको फेंक दिया है, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं कांग्रेस ने बात कही। तो ये कांग्रेस की कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से कांग्रेस इस देश के लिए गंगा के बराबर है, और गंगा में गंदगी गिरती आके है। गंगा अपने आप में गंदी नहीं है, लेकिन कुछ लोग गंदगी कहीं आ जाती अगर है, गंगा जी को मैली कर देती है, तो उसमें गंगा का दोष नहीं है। लेकिन गंगा जितनी अपरिहार्य है उतनी देश के लिए कांग्रेस है। और आज ये बिल्कुल सत्य बात है कि देश कांग्रेस मुक्त बिल्कुल होने की बात सोचना ये एक मुंगेरी लाल के सपने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक लाइन हमारे नेता ने प्रधानमंत्री जी के आगे खींच दी है, जिसको देखें कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके से इस बात को, इसका जवाब देते हैं। हालांकि
कोई ठोस जवाब की उम्मीद नहीं है, वो जुमलेबाजी में इसको भी लेंगे। तो आज दूसरी बात आपने कही, मोहन भागवत जी ने, देखिए एक मोहन भागवत जी उस संस्था से जल्दी जुड़े जल्दी कहे जाते हैं खत्म करिए। जो हाँ, कि हाँ, जो कि सामाजिक संस्था है। आरएसएस को कहते हैं कि हम सामाजिक संस्था के लोग हैं। लेकिन आप बताइए कि इन्होंने कभी ये कहा कि देश में कोरोना का इतना बड़ा संकट आ गया, कभी भगवान न करे दोबारा संकट देश पे आए, लेकिन सरकार ने एक भी कंपाउंडर की भर्ती करी? आरएसएस ने कभी सरकार से सवाल नहीं किया ये, या आज कभी सवाल नहीं किया कि आज लाखों पद खाली पड़े हैं 9 सालों में। आरएसएस ने कभी नहीं सरकार से कहा कि ये पद क्यों खाली पड़े हुए हैं। अभी सामाजिक, आप उसकी बात अगर करें, 800 रुपए टमाटर बिक गए, कभी सरकार से नहीं कहा कि सरकार इनकी कीमतें कम करे। तो आप सामाजिक संगठन है और उसके बाद आप बात करते हैं। अब रही बात इंडिया की बात, अब इंडिया की बात, मोहन भागवत जी तो क्या पूरा देश जानता है, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हेल्थी इंडिया, यंग इंडिया और मेक इन इंडिया, ये किसके हैं? ये पहले उनको समझाएं। तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति देश सब देख रहा है और ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है ये। राधेश्याम जी, कोई भी विचार हो, कोई विचारधारा हो, कोई राजनीतिक दल हो, अब जब वो इस तरह की भाषा बोली जाने लगे राजनीति में कि फला मुक्त भारत, फला मुक्त भारत, तो ये दर्शाता है कि उस नेता की सोच एकल पद्धति की है और उनकी जो संस्कृति है ये एक रंग, एक ये पार्टी, एक वर्ग रहेगा हिंदुस्तान में, एक तरह की भाषा बोली जाएगी। और यहाँ तक कि भगवान राम में भी हम लोग जब बोलते हैं तो जय सिया राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं, यानी वहां भी एक कर देते हैं। उन दो में दो को भी अलग अलग कर दिया, सीता और राम को भी अलग करके, तो सिर्फ जय श्री राम। तो जो उनकी एकल पद्धति की बात है, ऐसा ये संभव नहीं है। कभी किसी को कोई मुक्त नहीं कर पाया, कांग्रेस ने भाजपा मुक्त नहीं कर पाया और न कभी कर पाएगी, और न भाजपा कभी कांग्रेस मुक्त कर पाएगी। और जब अभी आपका जो विजय रथ चला था 2014 में, उसके बाद फिर कांग्रेस ने कई स्टेट जीते। तो फिर जब आपका सबसे प्रचंड विजय रथ चला आजादी के वास्ते लेकर अब तक, तो अब तो मतलब कि गिरावट पे है आपका, लोकप्रियता भी गिरावट पे है और आप जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां हार भी रहे हैं। जब आप कंटिन्यू जीत रहे थे तब मुक्त नहीं कर पाए, तो अब तो मुक्त करने का कोई सवाल उठता नहीं है। और कभी भारत विविधताओं से भरा देश है, विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न धर्मों से भरा देश है, किसी एक विचारधारा को कभी मुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज जो संघ प्रमुख जी ने कही है कि देश को इंडिया कहना बंद करो और केवल भारत कहो, तो सबसे पहले तो यही है कि पहली लाइन है प्रस्तावना की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसमें क्या भारत लिखा जाएगा? दूसरा ये कि इंडिया दैट इज भारत, ये भी संविधान में लिखा है, ये भी बदला जाएगा। तो संविधान में जहां जहां इंडिया आया है सबसे ऊपर ही लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत लिखेंगे क्या आप? और तमाम सी संस्थाएं हैं जो इंडिया के नाम से चल रही हैं, इंडिया जिनके नाम के आगे है पीछे है, अब वो तुकबंदी के लिए किसी संगठन से जोड़ दो, किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ दो, किसी नक्सली संगठन से जोड़ दो। तो ये सब चीजें मैं नहीं समझता कि राजनीति की जो स्वच्छता एक होती है, जो एक समन्वय होता है, इस तरह की भाषा कहीं दिखाई दे रही है। और जो लोग अब इंडिया, अच्छा मेरे समझ में ये नहीं आता कि जब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, गांधी परिवार पैदल हो जाएगा, मुसलमान देश से चले जाएंगे, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएंगी, फिर भाजपा के लोग राजनीति किस पे करेंगे? इनके तो मुद्दे ही ये हैं, कांग्रेस पे बोलना, गांधी खानदान पे बोलना, मस्जिदों पे बोलना, मुसलमानों पे बोलना, यही इनके मुद्दे हैं। अगर ये सब चीजें भारत से समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, फिर इनकी राजनीतिक दुकान है वो चलेगी कैसे? हमारे तो समझ में ये नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस तरह की भाषा बोली जा रही है। लोग इंडिया को इंडिया कहेंगे, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करेगा। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए सरकार डरी हुई है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से। तो आप ये देखें लगातार बयानबाजी उसी पे हो रही है। सरकार जानती है कि जितना समय गुजर रहा है लोकप्रियता उसकी घट रही है और मैसेज जो जा रहा है वो बहुत गंदा जा रहा है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि नीतीश जी ने जो बयान दिया कि लोकसभा का जो सत्र बुलाया गया
वो इस ओर इशारा कर रहा है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहब अभी होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में अगर 2 राज्य भी, अगर ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहाँ चुनाव है, अगर 2 राज्य भी ये हारते हैं तो 2024 का एक मैसेज बहुत खराब जाएगा। दूसरी चीज आप देखिए कि साहब नारा दिया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो इंडिया को साहब घमंडिया, तो विपक्ष को पूरी तरीके से सरकार दबाना चाहती है कि कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर ना, विपक्षी अपने हाथ पैर ना फैला सकें। उसी तीव्र गति से कंटिन्यू बयानबाजी हो रही है। आप ये देखिए इंडिया के ऊपर कितना रोष, कितना दर्द और कितनी कहना चाहिए बेचैलापन है भाजपा के नेताओं में। और संघ का जो बयान आया, आप ये देखिए कि इंडिया से इतनी नफरत। हम तो सबको साथ लेके चलने वाली वो विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, तमाम दूसरे छत्रपों को साथ में लेके साथ चल रहे हैं। तो आपको इतनी पीड़ा, इतनी दर्द क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं भाजपा जानती है, आरएसएस जानती है, इसीलिए इस तरीके के लगातार बयान आ रहे हैं, क्योंकि 2024 की बेचैनी साफ देखी जा सकती है भाजपा के नेताओं में और संघ के अंदर। हमारे पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है। जी हाँ, कांग्रेस एक विचारधारा है जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने 28 दिसंबर 1885 में की थी। उनका नाम ए.ओ. ह्यूम था। आपने कहा कि 1857 में, भाई साहब 1857 में कांग्रेस नहीं थी। और जिस कांग्रेस की बात आप करते हैं आजादी के समय में, वो केवल ये आज की कांग्रेस नहीं थी। उसमें भारत के प्रत्येक तबके से भारत का प्रत्येक नागरिक का योगदान था भारत की स्वतंत्रता में। इसलिए किसी के उसको नकार देना और सिर्फ एक परिवार और एक उसके प्रति स्वामी व्यक्ति दिखाना अब संभव नहीं है। और रही बात भाई साहब कि आप जो ये बता रहे हैं, आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश को भी नहीं छोड़ा। आपने अपना जो गठबंधन किया, जिसमें दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, उसका नाम इंडिया रखा। इसका आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। और आपका भी, आपने कहा कि हमने कभी सोचा भी नहीं, हमने किसी को देश वो नहीं किया। क्योंकि आपने कहा जाता था, जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। मतलब उनका इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य था कि कहीं ना कहीं पर सूर्य रहता था, इसलिए उसका प्रतिबिंब था। तो कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही था। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं था, गांधी परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि भारत में एक सामान्य, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा और उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। और इस चीज की खींच, चिढ़, जलन उनके भाषणों से स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। उनके भाषण में कहीं भी देश के लिए कोई नया वो कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नकारात्मक राजनीति होती है। इससे पहले भी ये हो चुका है और इसका खामियाजा आप पिछले चुनावों में झेल चुके हैं, भुगत चुके हैं। लेकिन आप उससे कुछ प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। आप पुनः उसी नकारात्मक राजनीति को बार बार उसको दोहराते चले जा रहे हैं। हमारा इंडिया से कोई द्वेष नहीं है। भारत हमारे देश का एक प्राचीन नाम है और वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र के नाम पर पड़ा। ये एक ऐसा शब्द है भारत, जो वेद और पुराणों में भी मिलता है। तो जब आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत अपनी पुरातन गौरवशाली स्वर्णमयी परंपरा को, सांस्कृतिक विरासत को पुनः कायम कर रहा है, तो क्यों ना इस ओर हम एक कदम और बढ़ाएं। तो हम इंडिया ना कह के उसको भारत कहें। भागवत जी ने जो अपना उद्बोधन दिया है मथुरा में जो चल रहा है, वो कोई राजनीतिक बयान उनका नहीं है। ना उन्होंने राहुल गांधी जी को कहीं मेंशन किया है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से भारत को संप्रभुता की ओर पहुंचाना चाहता है, परम वैभव पे पहुंचाना चाहता है। तो ये उसी की कड़ी एक है। और भाई साहब ने एक चीज और कही, एक हम समाज सेवी संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवी संगठन है और वो देश की एकता अखंडता के लिए। और आपकी तो बड़ी संकुचित सोच है, हमारी सोच संकुचित नहीं है। हमारी सोच बहुत व्यापक है। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। लेकिन आपका एक परिवार का विकास, एक परिवार पे भरोसा, और बस जो उन्होंने कह दिया वही आपको मानना है। आप अपने देश, अपने भारत के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं।
कोई लड़ाई इंडिया और भारत में नहीं है। लेकिन इंडिया का अगर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाएगी तो भारत की जनता इतनी होशियार और समझदार अब है आज के इस इसे कहना चाहिए टेक्निकल युग में कि वो जानती है कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और इसका उसको क्या लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए 1857 की बात हमें जो भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता ने याद दिलाया कि कांग्रेस की स्थापना का वर्ष क्या था, शायद ये मालूम हमको भी है, लेकिन 1857 का जिक्र इसलिए किया कि प्रधानमंत्री जी बात बात में बहुत पीछे पहुंच जाते हैं, वो बात बात में पीछे का हवाला देते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि 1857 में जिन लोगों ने गद्दारी करी थी उनका भी कांग्रेस ने कभी जिक्र नहीं किया। जिस तरीके से लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उन्होंने 1857 में भाई साहब, जैसे अभी आप अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, जब कांग्रेस के पास 401 सीटें थी और भाजपा के पास 2 थी, तब भी कांग्रेस ने अहंकार वाली बात नहीं करी कि जनता ने बाहर कर दिया। क्या कर कांग्रेस को ये लगता था कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि 2 वाले कभी 300 पार भी हो जाएंगे, इसलिए ये समस्या हो गई अब आपके साथ। समस्या तो यही है, आप लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और हम सच्चाई से ही पनपे हैं भाई साहब। तो बात सुनेंगे नहीं तो कैसे आप जवाब देंगे? पहले बात तो सुनिए, आपकी बात के जवाब दे रहे हैं। चाय वाले की बात यहाँ कहाँ पे आ गई? यहाँ पे बात हो रही है कि आप बात बात में सबको कहते हैं ये देशद्रोही है, इस पे बात हो रही है कि कांग्रेस ने कभी उनको देशद्रोही नहीं कहा। इंडिया और भारत की बात हो रही है। जिन्होंने 53 साल झंडा नहीं फहराया, कांग्रेस ने उनको भी देशद्रोही नहीं कहा, ये उस पे बात हो रही है। और रही बात चाय वाले की, तो देश का संविधान ऐसा बना हुआ था, सुन लीजिए कि जहाँ पे शंकर दयाल शर्मा सरीखे लोग, लाल बहादुर शास्त्री सरीखे लोग भी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, जो मामूली घर से एक आए थे, आपको शायद नहीं मालूम है क्योंकि आप सूट बूट वाले हैं, आपको नहीं याद है। दूसरी बात, इंडिया की बात आप जो, अरे इंडिया की बात आपका लगता है अपने प्रधानमंत्री से आप कुछ सहमत नहीं है? अरे प्रधानमंत्री जी ने नारे दिए हैं, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, हेल्थी इंडिया, यंग इंडिया, ये प्रधानमंत्री जी के दिए हुए हैं। तो इसके माने आप सहमत नहीं उनसे हैं, प्रधानमंत्री से अपने। ये तो मोहन भागवत जी उनसे करें, ये सवाल आप प्रधानमंत्री जी से करें कि वो इंडिया क्यों लगा रहे हैं। इंडिया और किसी ने नहीं लगाया, इंडिया तो प्रधानमंत्री जी ने लगाया इतने सालों के आगे, कहीं भारत नहीं लगाया, उन्होंने हर जगह इंडिया लगाया। ये तो ये चीजें ये जो इस तरह की बात है, ये साफ साबित करती है कि आप इंडिया, और दूसरी बात आप करिए आरएसएस की, स्वयंसेवी संगठन है, तो स्वयंसेवी संगठन क्या ये विरोध नहीं कर सकता था कि सरकार ने 9 सालों में शराब की दुकानें चौगुनी क्यों कर दी? ठीक है, इससे हमारे देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। कि आप कभी आरएसएस ने कहा सरकार से नहीं कहा, स्वयंसेवी कहना चाहेंगे, एक बात ये कहना चाहेंगे, एक 400 रुपए किलो न बिके, इसके लिए भी सरकार से कहना चाहिए था। स्वयंसेवी संगठन के माने क्या होते हैं? ठीक है मिश्रा, जनता के लिए आप हैं, जनता के लिए बात आप नहीं करते हैं। एक बात ये कहना चाहेंगे, एक बात निकल के आई कि आजादी के आंदोलन में जो कांग्रेस थी उसके झंडे के नीचे सब लोग थे, क्योंकि कोई और दल नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा उस समय भी थी और ये लोग सहयोग से सरकार भी चला रहे थे। विचारधाराएं उस समय भी थी, लोग अलग अलग बटे हुए थे, लेकिन सबका ध्येय एक था कि देश आजाद कैसे हो। दूसरी बात ये जो निकल के आई है कि पुरातन की तरफ जो लौट रही है मोदी जी के नेतृत्व में भारत, तो ये जो गठबंधन का नामकरण जिस दिन बेंगलुरु में हुआ, उससे पहले ये सपना कभी भाजपा को या संघ को नहीं आया और कहीं भी इस तरह के बात नहीं कहेगी। मोदी जी ने स्वयं 2014 में ये कहा था कि वोट फॉर इंडिया, बेरोजगारी से मिटाने के लिए इंडिया को वोट दो, और वो वीडियो क्लिप्स वायरल हो रही हैं। उसके बाद जो एक बात संघ के संबंध में कही जाती है कि संघ ऐसा संगठन है, संघ वैसा संगठन है, मैं तो जहां तक मानता हूं इस देश में चपराशियों के यूनियन का भी एक रजिस्ट्रेशन होता है। अगर संघ इतना साफ सुथरा, जिसकी छवि दर्पण से भी साफ है, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया जाता? उसका आय व्यय का ब्यौरा क्यों नहीं दिया जाता, ताकि लोग आरटीआई डाल के पता कर सके कि कौन लोग हैं, कैसी भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, कितना धन मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। भाई साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
वो भी है, रजिस्ट्रेशन भी है और उसका खुद का संविधान भी है। और पहली बात भाई साहब कि जब तक पूर्ण जानकारी ना हो किसी के विषय में नहीं बोलना चाहिए। आप पूर्ण जानकारी करेंगे तब बैठिए डिबेट में। नहीं, पंजीकरण नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। जी हाँ है। और आप कौन है ये पूछने वाले कि आपको उसका आय व्यय का ब्यौरा दिया जाए? आपने कभी संघ के किसी कार्यक्रम में चंदा दिया है क्या? नहीं, आपको ये हुआ? जरूरी तो नहीं है, ये जरूरी तो नहीं है कि अगर हमारा हमने किसी खाता है उसमें बैंक चंदा नहीं में, दिया हमारा है। सब कुछ है। नहीं, नहीं, कोई भी अगर संगठन 2 आपको साल तक ये तभी बात चल सकता है जब वो एकदम फेयर हो। हमारे यहाँ पारदर्शिता पूरी है। आप जो वैचारिक लोग मतभेद पर जो बात लोग कीजिए। और जो राष्ट्रीय लोग स्वयंसेवक संघ बीजेपी का आनुषंगिक संगठन नहीं है। हमारी वैचारिक विचारधारा मिलती है भाजपा से, इसलिए हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं। ये कोई वो नहीं है कि हम उनका अंग हैं। इसलिए एक आपका मिनट विरोध भाजपा से हो सकता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कुछ भी बयान देने से पहले आप सोच लीजिए, अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, फिर बोलिए। अब मैं एक बात ये कह दूं, आप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं और आप संघ को संबोधित कर रही हैं कि हमारा कोई भाजपा से लेना देना नहीं। भारतीय तो जनता आप पार्टी संघ के से हैं। उपाध्यक्ष होने से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयं सेविका हूँ, राज सेविका हाँ, तो समिति ये की। कहिए और मेरा परिवार कि संघ भाजपा विचार का की मात्र परिवार है। संस्था, चलिए भाजपा ठीक, की मात्र संस्था आरएसएस है। राजेश हम चेंज करो। हाँ वरुण, मान लीजिए आप। जी जी एक चेंज करो, विषय जी चेंज करो। हाँ जी जी देखिए, भाजपा की महिला वरिष्ठ साथी ने कहा कि साहब राजनीतिक लाभ लेने के लिए, तो आप ये देखिए कि कश्मीर में आपने क्या किया, महबूबा जी के साथ आपने सरकार बनाई। दूसरी चीज आप ये देखिए कि झंडा जलाया गया, आजादी को साहब नकली कहा गया, संविधान की प्रतियां जलाई गई। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो आजादी को कहीं ना कहीं झूठा आप नकली साहब। महबूबा के साथ खड़े हैं कि नहीं? आप महबूबा के साथ खड़े हैं? आप आप बताएं ये पहले देखिए, हाँ या ना में। सुन लीजिए, आपने ये सरकार कहा, बनाई आप तब। क्यों सुन ले? जो सही आपने बात है वो सरकार तो बनाई बोलनी थी। पड़ेगी नहीं, ना। हम तो दोषी हैं, हम तो दोषी हैं ही। आप दोषी हैं कि नहीं है, पहले आपने खड़ा किया। नहीं, आप दोषी है, मतलब अब तो यही है ना, ये तो एक चुनावी संगठन हो रहा है ना, जिसमें दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं। इसको ये एक्सेप्ट सिर्फ कर आप लीजिए कह ना। रहे हो, ये सिर्फ आप कह रहे हो, कोई नहीं कह रहा है। हमारे इंडिया के सब महबूबा के लोग संग खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकले हुए लोग हैं और कांग्रेस के विरोध में ही उनका जन्म हुआ है। यही असली लोकतंत्र है कि विचारों में मतभिन्नता होने के बावजूद एक मंच पर खड़े हैं। यही असली लोकतंत्र ये है। असली लोकतंत्र नहीं है, ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण को रोकने के लिए उस पर खड़े हुए हैं आप। और अंदर अंदर बहुत खींचन चल रही है। आपने एक बात कही थी कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया, ये पच नहीं रहा। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के जिन्होंने 60 साल तक देश के लोकतंत्र को इतना सुरक्षित रखा कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी ये सोच सकता है कि हम भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने इतना सुरक्षित रखा कि उन्होंने प्रजातंत्र को राजतंत्र में तब्दील कर दिया। तो मोदी जी बनी नहीं इमरजेंसी लगा दी थी। अगर राजतंत्र होता में तो बनी की बात है। वर्तमान में पीसीआई एक मिनट भाई साहब, वर्तमान में जितने भाजपा के सांसद हैं, आप ये देखिए कि वरिष्ठ साथी हमारी भाजपा की, आपने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचारी। आप ये देखिए कि आपके पास जितने सांसद हैं, कितने उधार के, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी इस समय दूसरे दलों से आए हुए आपने स्वीकार किया। आपने वॉशिंग मशीन इतनी जबरदस्त लगाई है कि प्रदेश से लेकर देश तक की डबल इंजन की सरकार में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आए, उस आप गंगा जल से शुद्ध होकर आपने साहब अपने साथ स्वीकार कर लिए। जब हमारे साथ साहब भ्रष्टाचारी थे, तो ये जब आपके साथ तब थे, अब हमारे साथ है, अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हम उनके वैचारिक परिवर्तन के परिचायक बनेंगे, आप देखिएगा। ये तो आपकी सोच है, अब वो हमारी सोच के साथ खड़े हैं ना, तो हमारे अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा उनको। मतलब कोई 302 का मुलजिम अगर आ जाए तो वो कातिल नहीं कहा जाएगा। अब होने को तो आप क्या सपोर्ट, आप सपोज कीजिए, सपोज नहीं करना है। जो ये राजनीति है जो हो रहा है, जैसे मान लो अजीत पवार, नहीं जैसे मान लो अजीत पवार भ्रष्ट थे, 70,000 करोड़ का घोटाला। बहुत प्यारे थे आपको, हमारे साथ आ गए तो आप उनके दोस्त देख रहे हैं। आपको पुराने घोटाले की बात कही जाएगी या रद्द हो जाएगी? चलिए ठीक, आपकी भी रद्द हुई है, आपके अखिलेश जी भी बरी हुए हैं। आप खुद का घर पीछे का है, दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। हम शामिल नहीं हुए, जांच के बाद बरी हुए, शामिल नहीं हुए। चलिए जो भाजपा के जो काम उसके दिल नहीं मिले हैं।
चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नए विषय पर, नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सब